सो बच्चों, तो फ्रिक्शन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, इसके बारे में हमें देखना है। अब बच्चों एक बात समझ लीजिए कि मैंने जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ाया, उसमें मैंने बेसिक क्या पढ़ाया। मैंने आपको बेसिक पढ़ाया कि अगर कोई ब्लॉक कहीं पर रखा हुआ है, किसी एंगल पर रखा हो या फिर पैरेलल रखा हो समतल जगह पर, और वहाँ पर जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो उसके थ्रू लग सकता है, लगा रहा है ये पता नहीं, लेकिन उतना लग सकता है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको सिर्फ FL भी लिखा जाता है। अब उसके बाद चेक किया जाता है कि उस पर अप्लाइड फोर्सेस कौन से हैं जो कि मोशन उसमें करा सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फिर चेक करते हैं कि F अप्लाइड ज़्यादा है या लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी अवेलेबल फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर अप्लाइड फ्रिक्शन ज़्यादा है इसका मतलब वो चलेगा, और जब चलेगा तो बॉडी इन मोशन, देन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर F अप्लाइड कम है F लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब बॉडी अब वहाँ पर स्टेशनरी रहेगी, और अब जो फ्रिक्शन रहेगा वो स्टेशनरी फ्रिक्शन होगा, और उसकी वैल्यू μs से नहीं कैलकुलेट करना होगा, बल्कि आप उसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल कर देंगे अप्लाइड फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, तो आइए एंगल ऑफ रिपोज के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक वेज है, और इस वेज को मान लीजिए मैंने इतने एंगल पे लिया, एक छोटे से एंगल पर, थीटा एंगल पर, और ये रहा एक ब्लॉक जो M है। अब ये M ब्लॉक इस पर फिसल नहीं रहा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है जिसकी वजह से नहीं फिसल रहा। मैंने क्या किया कि ये जो एंगल थीटा उसको इंक्रीज़ किया, तो इस प्लेन को और ऊपर कर दिया। अब ब्लॉक M यहाँ आ गया और एंगल थीटा ये बन गया। ठीक है, अभी भी क्या कह रहा है, ये ब्लॉक M नहीं फिसला। मैंने क्या किया, इसको और ज़्यादा एंगल बढ़ाया और इस प्लेन को यहाँ लेकर चला गया। अब जैसे ही मैं बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचा और एंगल थीटा यहाँ तक पहुँचा, अब क्या हुआ कि जस्ट टू स्लिप है, यानी इसके बाद क्या होगा, अब वो स्टार्ट हो जाएगा, स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। इस वक्त जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहलाता है, जस्ट अबाउट टू स्लिप। वो एंगल जहाँ पर वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आयशा समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज क्या कहते हैं? ठीक है, रिदा आपको क्लियर है? अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको पता करेंगे, है ना। आइए, ये तो मैंने एक एक्सपेरिमेंटली करके बता दिया। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें FBD ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लॉक M और ये एंगल थीटा है, इसका FBD ड्रॉ करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इसका, अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरफ ये रिजॉल्व होगा यहाँ पर, और एक इस तरफ रिजॉल्व होगा। ये होगा mg, यहाँ पर देखिए थीटा है, ये होगा 90, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे क्या करेंगे, mg कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, याद कर लीजिए। नहीं तो ऐसे करिए, ये थीटा तो ये थीटा कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा। ये आपको मैंने कई क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो इसके लिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स होगा R। अब देखिए यहाँ पर इसमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम F कह देते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मैं तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने चला हूँ, यानी कि उस कंडीशन में ये जस्ट अबाउट टू स्लिप है, स्लिप कर नहीं रहा बल्कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और ये होगा μs इंटू R, एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से R इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, और इस तरफ से होगा, अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो Fs है
वो बराबर है किसके, एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा के। एफ एस का मतलब है म्यू एस इंटू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आर की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखिए समझिएगा यहाँ पर कैसे मैंने किया, मैंने लेफ़्ट के फोर्स को इस फोर्स के इक्वल कर दिया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और फिर जब इक्वल कर दिया तो मुझे यहाँ पर एफ एस की वैल्यू लिखना था, वो मैंने लिख दिया म्यू एस इंटू आर। आर की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिया इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू टेन, चलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी यहाँ से थीटा जो आएगा, यही थीटा तो एंगल ऑफ रिपोज है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आर से, ये हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू, म्यू एस कह देंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करने का ये मेथड है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट सिंपल से ये लगाया कि ये वो एंगल है जिस पर जस्ट अबाउट टू स्लिप, यानी इसके बाद जस्ट ये स्लिप करने वाला है, उस टाइम मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया और फिर इसमें एक फोर्सेस को इक्वल करके यहाँ पर इस रिलेशन को हमने फाइंड कर लिया। तो ये तो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। चलिए अब इसमें तीनों केसेस मैं आपको सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आखिर वो केसेस हैं क्या। हम यहीं पर एक चार्ट के थ्रू इसको समझ लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो मैं तीनों केसेस ले लेता हूँ कि जब थीटा इज इक्वल टू थीटा आर हो, दूसरा केस यहाँ पर इक्वल टू न लगा करके, हाँ, जब थीटा इज़ लेस देन थीटा आर और थीटा इज इक्वल टू थीटा आर एंड थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा आर। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली हम लोग समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये वेज है और यहाँ पर ये एम है, ये एंगल थीटा है। थीटा आर कब होता है, जब वो उसके ऊपर जाएंगे तो स्लिप कर जाएगा, बस ये समझिए। तो थीटा आर के नीचे ही तो है थीटा, इसका मतलब अभी ये प्लेन इस जगह है जहाँ पर ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, यानी क्या है, बॉडी इज़ इन रेस्ट। तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, पहली बात तो। और जब बॉडी रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन कौन सा वर्क करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है इस कंडीशन में। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे पता चलता है, वो होता है एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, अगर आपने याद नहीं है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। समझ में आया ये आयशा, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब जस्ट अबाउट टू स्लिप, ये थीटा ही थीटा आर बन गया। तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, बॉडी क्या है, जस्ट अबाउट टू स्लिप ही है। और इस केस में क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही, लेकिन इस वक्त जो एफ अप्लाइड होगा वो एफ लिमिटिंग के तो बराबर हो ही जाएगा पूरी तरीके से, यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर लग जाएगा। यानी जो एफ एल होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो म्यू एस इंटू आर होगा, सेम वैसे लगेगा, लेकिन ये केस क्या होगा, मैक्सिमम वाला हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। आइए थर्ड केस में समझाता हूँ आपको। थर्ड केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस प्लेन को हमने और ऊंचा कर दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा। जब ब्लॉक नीचे चलने लगा इसका मतलब बॉडी इज़ इन मोशन, तो यहाँ पर होगा बॉडी इज़ इन मोशन, तो बॉडी मोशन में होगा। और जब बॉडी मोशन में होता है तो वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन।
और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, समझ गए भाई सब लोग? कोई डाउट हो तो बताइए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ़ एंगल ऑफ रिपोज इज़ 45 डिग्री, यानी हमें गिवन है थीटा आर की वैल्यू वो है 45 डिग्री, फाइंड बॉडी इज़ इन रेस्ट और इन मोशन। तो सबसे पहले ये फिक्स कीजिए कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एंगल है, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी थीटा इज़ लेस देन थीटा आर। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। भाई थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो थीटा इज़ लेस देन थीटा आर, तो क्या होगा, बॉडी इज़ इन रेस्ट। अब जब बॉडी रेस्ट में हो जाएगी तो इसका मतलब हम उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को काउंट करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पर हमें नहीं लेना होगा। अब आते हैं यहाँ पर इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैं इसका एफबीडी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा ब्लॉक। अच्छा यहाँ 2 kg था, चलो इसको m ही लेके सोल्व कर लेंगे, है ना, बाद में कोई वैल्यू लेके सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ से हो गया इसका mg, सीधे सीधे ड्रॉ किया करो। तो ये 30 है, तो यहाँ हो गया mg साइन 30। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए mg कॉस 30, ऊपर की तरफ r। अब अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको चेक करना है क्या ड्रॉ करना चाहिए। इधर वाले में कैसे पता, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ m इंटू ए मत लगाना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स और वो होगा Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। अब मैंने ये बताया था कि जब ऐसा हो तो उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो F अप्लाइड के बराबर हो जाता है, F अप्लाइड के बराबर। अब यहाँ पर एक बात देखो कि यहाँ पर जो स्टैटिक अप्लाइड फोर्स कौन सा ऐसा है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा। F अप्लाइड का मतलब वो नहीं होता कि आपने जो फोर्स लगाया है, F अप्लाइड का मतलब होता है कि विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स उसको नीचे लेके आ रहा है, ये mg साइन थीटा ही तो। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा mg साइन 30। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और पता कर लेंगे। वैल्यू m दिया होता, m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, आप एक आंसर फाइंड कर लेंगे। दूसरी एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। दूसरी बात, बॉडी मोशन में नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। ये हो गया हमारे एक और आंसर। तो 3 आंसर हमारे यहाँ पर आ गए। नोट कर लीजिए, आगे एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो हमारे सामने कुछ मॉडिफाई डाटा के साथ एक नया क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ रिपोज हमने चेंज करके 37 डिग्री कर दिया और ये जो एंगल कर दिया थीटा वो 45 डिग्री। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या होगा, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें किया है। जो एंगल ऑफ रिपोज यानी थीटा आर गिवन है वो है 37 डिग्री और जो थीटा है वो है 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी अब मोशन में होगा, तो हम लिखेंगे बॉडी इज़ इन मोशन। अब बॉडी मोशन में आते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दूसरी बात उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देना चाहिए। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करना सीख चुके हैं पहले से ही। चलिए यहाँ से होगा mg और इधर हो जाएगा mg, ये एंगल हमारा है 45 डिग्री, तो mg साइन 45 और ये है mg कॉस 45। यहाँ से हो जाएगा रिएक्शन r। अब इस तरफ फोर्स होगा, एक तो F काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कह रहा हूँ,
काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि मुझे पता चल गया बॉडी मोशन में है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, एक इक्वेशन बन गया r माइनस एम जी कॉस 45, यानी r इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस 45 डिग्री एक, और दूसरा आएगा एफ के प्लस एम ए, एफ के प्लस एम ए माइनस एम जी साइन 45, माइनस एम जी साइन 45 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पहले पूछा कि बॉडी रेस्ट है या मोशन में है, तो ये तो मैंने पता कर लिया। दूसरा इसने फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एफ काइनेटिक एयर फ्रिक्शन है उसका तो हमें पता है ना, म्यू के इंटू आर होता है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, म्यू के इंटू आर। अब म्यू के की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा भाई, म्यू के की वैल्यू कैसे पता चलेगा? हाँ बताइए। वेरी गुड, हाँ, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ हम कर देंगे tan, ऐसे लिख दो, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज होता है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज हमें गया हुआ है 37 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 37, और ये हो गया म्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगा, म्यू की वैल्यू, tan 37 की वैल्यू किसी को पता है भाई? tan 37, देखिए मैंने आपको सिखा रखा है एक ट्रायंगल वाला, 37 और 53 का क्या बताया था, 37 में हो तो यहाँ होगा 3, 4, 5। अब इसमें tan 37 लगाइए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, तो यहाँ कितना होगा 3/4, म्यू की वैल्यू आ गई 3/4, यानी कितना होगा 0.75, यहाँ से हो जाएगा 0.75, तो यहाँ से एफ के की वैल्यू आ जाएगा 0.75 इंटू आर एम जी कॉस 45, है ना, यहाँ लिख देते हैं पहले म्यू के एम जी कॉस 45, एफ के 0.75 इंटू एम, अगर मान लीजिए एम यहाँ गिवन होता तो आप एम की वैल्यू रख लेते, इंटू 10 इंटू 1/√2। इससे आ गया एफ के की वैल्यू, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। कैसे पता किया हमने यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए म्यू के की वैल्यू चाहिए थी, और अभी हमने एंगल ऑफ रिपोज के टर्म में इसको कैलकुलेट करना सीखा था। इसके लिए मैंने आपको ये सिखाया था एक ट्रिक, 37 डिग्री और 53 डिग्री का एक ट्रायंगल। देखिए ये भी बना देते हैं, 53 मतलब यहाँ पर 53 होगा तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5। कैसे याद करते हैं समझ लीजिए, हमें 3 वैल्यू रखनी होती है 3, 4, 5, तो इस दोनों में जो सबसे बड़ी लाइन है हाइपोटेन्यूस उसको 5 कर दीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, सिखा देता हूँ आपको। क्या करते हैं, जो हाइपोटेन्यूस है उसको 5 कर दीजिए। अब आपको 3 और 4 में से किसी को पिक करना है, तो एंगल देखिए कौन छोटा है, 37 डिग्री छोटा है, 53 डिग्री बड़ा है, तो 37 के सामने 3 रखिए और 53 के सामने 4 रखिए। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। अब यहाँ 3, 5 तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4, 5 तो यहाँ 3 होगा। अब साइन 37, कॉस 37, टेन 37 और साइन 53, कॉस 53 और टेन 53, आप तीनों पता कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, एफ के की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल वैल्यू कराता हूँ जिसमें एम की वैल्यू मैं दूंगा आपको, तब आप वहाँ पर उसको कैलकुलेट करिएगा। चलिए नोट करिए आप लोग। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ डाटा बदलते हैं और कुछ वैल्यू अलग अलग लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो हमारे सामने देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मतलब जो थ्योरी उस क्वेश्चन का है वो सेम है, बस इसमें कुछ चीज़ें चेंज की हमने। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये एक वेज है, वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है
और यहाँ पर एक एंगल गिवन है 37 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ रिपोज की बात नहीं आई है। यहाँ पर जो मास है वो है 2 kg ब्लॉक का, और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस की वैल्यू 0.4, म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि ये बॉडी मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तीसरा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। सबसे पहले आप चेक करो कि ये बॉडी नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अब एंगल ऑफ रिपोज तो पता नहीं, वरना आप सीधे सीधे थीटा आर से चेक कर लेते कि भाई एंगल ऑफ रिपोज पता है हमें। अब यहाँ पर ये काम नहीं है कर सकते, तो हम ये चेक करेंगे कि आखिर यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, और फिर चेक करेंगे कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो नीचे आएगा। आइए इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। पहले एक ये रहा मास m, और इस तरफ नीचे mg, ये है 37 डिग्री, तो इधर होगा mg साइन 37, और इधर होगा mg कॉस 37, ऊपर होगा रिएक्शन फोर्स R। अब अपोजिट में आपको m इंटू ए नहीं लगाना है, आपको चेक करना है कि इसका फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल कितना है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप यहाँ लगाइए Fs, सिंपल सा बस, जैसे हम हॉरिजॉन्टल वाले में करते थे। अब यहाँ पर देखो अप्लाइड फोर्स कौन सा है जो इसको नीचे लाने के लिए ज़िम्मेदार है, वो ये रहा अप्लाइड फोर्स। और वहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वहाँ पर स्टैटिक जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, वो ये रहा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा F अप्लाइड। देखिए F अप्लाइड वो कितना है, mg साइन 37, कैलकुलेट करते हैं। m की वैल्यू है यहाँ पर 2, g 10 है, और साइन 37 देखिए मैंने जो ट्रायंगल बताया था उससे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज लेंगे तो वो जाएगा 3/5। तो यहाँ से कट करके ये 2, तो यहाँ से आ गया 12 न्यूटन, यानी F अप्लाइड की वैल्यू 12 न्यूटन, यानी ये वो फोर्स है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा। अब ये चेक करते हैं कि भाई Fs कितना लग रहा, आखिर ये नीचे आएगा कि नहीं, ये तो Fs से पता चलेगा ना। तो Fs की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, हमारे पास होता है Fs = μs × r। अब r की वैल्यू कितनी होगी कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इक्वेशन देखिए, r माइनस mg cos 37 = 0। तो यहाँ से लिख लेंगे r = mg cos 37, वैल्यू रख देते हैं Fs = μs mg cos 37, वैल्यू रखते हैं μs की वैल्यू है 0.4, m की वैल्यू 2, g 10, cos 37 यानी 4/5। सॉल्व करते हैं 5 2, ठीक है। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, 64, 6.4 न्यूटन Fs। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फोर्स है F अप्लाइड जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा। ये Fs फ्रिक्शन है जो कि ये अपने आप को रोकने के लिए लगा सकता है, यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी इसको हम कहेंगे F लिमिटिंग। वो कितना है 6.4। अब हमें पता चलेगा कि ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। नीचे लाने वाला फोर्स है 12 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स है 6.4 न्यूटन है, यानी F अप्लाइड इज़ ग्रेटर देन F लिमिटिंग। इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे बॉडी इज़ इन मोशन, बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो एफबीटी था वो फाइनल नहीं था, फ्री बॉडी डायग्राम ये सही नहीं है, क्योंकि अब जाकर मुझे पता चला कि बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा, और मोशन में होने की वजह से वहाँ पर एक मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके एफबीटी को हटाते हैं। आप उसी कॉपी में आगे ड्रॉ कर लीजिएगा।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका नया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक। यहाँ पर mg, देखिए एंगल है 37 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास mg साइन 37 एंड देन इट विल बी mg cos 37, रिएक्शन फोर्स R। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्सेस आएंगी। कौन कौन से? अपोजिट डायरेक्शन में, चूँकि ये मोशन में है इसलिए यहाँ पर होगा Fk, और दूसरी बात यहाँ पर होगा m इंटू ए। बाकी ये इक्वेशन तो हम लिख ही चुके हैं R वाला वहाँ पर। अब मुझे अगर Fk पता करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू के की वैल्यू, अच्छा पहले R की वैल्यू लिख देते हैं, म्यू के इंटू आर, यानी कि mg cos 37 वैल्यू रखते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पर 0.3 इंटू m यानी 2 इंटू जी 10, और cos 37 यानी कि ये होगा 4/5 ना, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 8 2 16 4.8 न्यूटन। ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। एक आंसर यहाँ से मिल गया हमें। तो पहला आंसर तो हमें ये मिला कि बॉडी मोशन में है, और दूसरा आंसर मिला कि उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो 4.8। अच्छा अब ज़रा चीज़ें ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन 6.4, काइनेटिक फ्रिक्शन 4.8। कैसे? देखो बॉडी को ना चलाते वक्त स्टार्ट करना मुश्किल होता है, एक बार चल गया ना उसको चलाते रहना आसान होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है और चलते हुए फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कम लगता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे? ये करेंगे एफ के प्लस एम इंटू ए माइनस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4.8 प्लस 2a माइनस m, 2 इंटू 10 इंटू साइन 37 यानी 3/5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 5 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4.8 प्लस 2a माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 माइनस 4.8 करेंगे तो आ जाएगा 7.2, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7.2/2। भाई दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। अदिति समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी को? कुछ चीज़ें सीखने को मिली इसमें, है ना? कई चीज़ें हम लोगों ने सीखी कि एफ अप्लाइड क्या होता है, एफ लिमिटिंग से देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद चेक करेंगे कि स्टैटिक में होगा कि मोशन में होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हमने पता कर लिया कि बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पता करो, और फिर हमने से चेक भी कर लिया कि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कम है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है ना? जल्दी से नोट करिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन और करा दें, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था इसी में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया गया 6 न्यूटन का। 6 न्यूटन का ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है ना? दिख रहा होगा सबको? क्लियर है ना? ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स है। देखो अब इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, बस ध्यान देना सब लोग।
है ना, ये पहले से यहाँ पर है। देखो चेंज क्या होगा जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और हम क्या करेंगे, इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे। तो नीचे की तरफ तो mg और इधर होता था हमारा mg, ये 37 है तो mg साइन 37 और mg कॉस 37, ऊपर होता था r, और अभी हमें पता नहीं कि चल रहा, अभी नहीं पता, तो इस तरफ हम लगाएंगे fs और साथ ही साथ एक फोर्स हमारा F लग रहा है जिसकी वैल्यू 6 न्यूटन है ना, ये लग रहा। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर F अप्लाइड कितना होगा। पिछली बार मैंने F अप्लाइड लिखा था, F अप्लाइड वो था mg साइन 37, पिछली बार तो मैंने ये लिखा था। इस बार ये इतना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स F उधर भी तो लगाया गया है ना बाहर से, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो नीचे ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी यहाँ होगा, मैं इसको लिखूँगा माइनस F करके, माइनस F जो फोर्स लगाया गया। हो सकता है ये ज़्यादा हो तो अपने आप माइनस आ जाएगा। भाई मान लीजिए mg साइन 37 की वैल्यू कितना आ रहा था, अभी देखो सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू 2, g 10, साइन 37 3/5 और माइनस यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगा 2, ये आ रहा था 12 न्यूटन, है ना। तो अगर यहाँ 12, अगर मान लो 12 से ये दिया होता, मान लो 18 दिया होता, 6 नहीं 18 दिया होता, तो यहाँ -6 आ जाता, ठीक है। अब ये होगा 6 न्यूटन, ये होगा अप्लाइड फोर्स जो कि इसको नीचे लाने के लिए ज़िम्मेदार है। ये होगा F अप्लाइड, F अप्लाइड। अब आपको चेक करना है कि जो F अप्लाइड है वो फ्रिक्शन फोर्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम है ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर मामला उल्टा हो गया, ये F अप्लाइड 6 है और लिमिटिंग फ्रिक्शन वही तो रहेगा ना, 6.4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर चेंज हुआ, F अप्लाइड इज लेस देन ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये मामला आ जाए तो उस वक्त फ़ौरन कह देंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी किस में हो गया बेटा, रेस्ट में हो गया। अब जब बॉडी रेस्ट में हो गया तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वही किसके बराबर हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जो होगा F स्टैटिक इज इक्वल टू F अप्लाइड, इसीलिए ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। और चूंकि ये स्टैटिक है इसलिए A की वैल्यू भी हो गया 0, ये भी हो गया दूसरा आंसर हमारा।